हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है डायनेमो से रिलेटेड है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको डायनेमो बताया था कि डायनेमो है क्या। एक प्रकार का उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चीज सबको पता है कि डायनेमो क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो के हमने दो प्रकार समझाया था, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमने आपको समझाया था दिष्ट धारा डायनेमो। दिष्ट धारा डायनेमो क्या करता है कि ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, ये चीज तो आपने सीख लिया, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो हम कहते हैं कि कुंडली और चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच, यानी कुंडली और चुंबक के बीच जो आपेक्षिक गति के फलस्वरूप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो कहां से निकल कर आता है, तो उसकी व्याख्या आज हम यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां पर आज आप निकालेंगे कि किसी भी जनरेटर से या दिष्ट धारा डायनेमो या डायनेमो से हम जो धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, वो कैसे निकल कर आता है बच्चों। ये चीज आप सीखने वाले हो। तो ये कब समझ में आएगा, जब आप बेहतरीन हमें समय देंगे। और थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि भैया तभी समझ में आएगा जब आप कुछ सीखोगे, है ना। अरे भाई साहब, सीखना चाहो तब तो सीखोगे, सीखना ही नहीं चाहते। कुछ बच्चे कहते हैं आज क्लास तो बोरिंग है, कुछ करना ही नहीं है सर, हमसे तो सब कुछ बन रहा है। तो दिष्ट धारा डायनेमो चाहे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, दोनों में से धारा प्राप्त होती है बच्चों। तो हम मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या विद्युत वाहक बल का जो मान होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, दोनों चीज हम निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए, कुछ पृष्ठभूमि लेकर मैं चलता हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए आपको पूरा जीरो लेवल से समझाना जरूरी है। क्योंकि जो चीज मैं समझाने वाला हूं, हो सकता है आपको पता भी हो सकता, पता ना भी हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे कुछ नए जुड़ते हैं, है ना, पहली बार टॉपिक को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमने आपको पढ़ाया जब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं डायनेमो से, तो क्या होता है बच्चों कि हम चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक आर्मेचर कुंडली को क्या करते हैं, बाह्य माध्यम से घुमाते हैं। जैसे हमारे पास एक आर्मेचर है ना। आर्मेचर का मतलब होता है एक नरम लोहे के क्रोड में तांबे के विद्युत तार को लपेटकर कुंडली बना दी जाती है, जो कि इस प्रकार से होता है। ये मेरा आर्मेचर बच्चों, है ना, ये आर्मेचर है। इसको हम घुमाएंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब इसका ये वाला सिरा ऊपर आएगा और अंदर वाला सिरा, इस प्रकार से दक्षिणावर्त होता है, ठीक है। मैं दक्षिणावर्त घुमा के दिखा देता हूं। ये लो, दक्षिणावर्त है, ठीक है, दक्षिणावर्त है बच्चों। ये वामावर्त की बात करेंगे तो इस प्रकार से वामावर्त होगा। हाँ, एक चीज और है, चाहे आप कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाओ चाहे वामावर्त घुमाओ, किसी भी दिशा में घुमाओ, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, बस धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। जैसे यदि दक्षिणावर्त में घुमाएंगे तो ए से बी की ओर जा रहा है, इसको हम वामावर्त में घुमा देंगे तो धारा की दिशा बी से ए की ओर हो जाएगी। बस सिंपल है। तो हमने आपको क्या कहा बच्चों कि जैसे ही हम चुंबक लेकर चल रहे हैं और चुंबक के बीच कुंडली, आर्मेचर कुंडली है, इसके बीच आपेक्षिक गति होती है। मतलब हम क्या करते हैं कि इस आर्मेचर कुंडली को घुमाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, ये पिछले चैप्टर में या इसे चैप्टर के प्रारंभ में मैंने आपको कराया था कि जो चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, कुल मिलाकर के मुख्य रूप से कितने क्षेत्रफल से जा रहा है और फिर बच्चों उस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है। यदि ये कुछ कोण बना रहा है और इसमें फेरों की संख्या n है तो n AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। ये चुंबकीय फ्लक्स का कि भाई साहब जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसकी एकांक लंबाई की मैं बात कर रहा हूं तो इतना, एकांक लंबाई में इतना, लेकिन n फेरे तो n का मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ कोण विस्थापित हो जाए। जैसे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं ये ऑलरेडी बनाया हूं। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने ऐसा रख दिया और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है बच्चों। ये कुछ यदि घूम नहीं रहा है तो ये दोनों के साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा इसको मैं घुमा दूं, ऐसा घुमा दूं या ऐसा घुमा दूं, देखो जरा, तो कोण में कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। कुछ भी घुमा दूं, यदि ऐसा कर दूं तो सीधा 90 डिग्री कोण बना रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे घुमा दूं 360 हो जाए, 180 हो जाएगा, फिर पुनः वापस आएगा, फिर 270, ऐसे कुछ करके कोण बदलता जाएगा। तो यदि कोण में परिवर्तन हो तो फिर ये जो फार्मूला लग रहा है NAB cos थीटा, चुंबकीय फ्लक्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया इसी साल, जिसे आप देख लेना। उसे यदि देख लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में फाई का मान कैसे NAB cos थीटा आता है तो समझ में आ जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। अब हम बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स की बात कर ली हमने, हम धारा निकाल रहे हैं। एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपके लिए व्यंजक नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेरा दायित्व तो है कि आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं आपको निकाल कर सिखा दूं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास N ध्रुव है और यदि मैं कह दूं यहां पे बच्चों एक S ध्रुव है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होगा, सही है। N से S की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल इसी के समांतर एक मेरा ये रख दिया गया है, ठीक है, ये रख दिया गया, सीधा ऐसा रखा गया है, ठीक। तो फिर कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और यदि थोड़ा सा उसे घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए, जैसे मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से कुंडली बना दूंगा, तो कुछ ना कुछ कोण घुमा हुआ नजर आपको भी आएगा। कुछ इस प्रकार से कुंडली बना दिया, ठीक है। तो मान के चलता हूं थीटा कोण ये घूम गया अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, थीटा कोण पहले समांतर था, फिर कुछ ना कुछ थीटा कोण घूमा। तो हम इसको बार बार घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों इसमें विस्थापन होगा, और जब कोणीय विस्थापन होता है तो वहां से जो हमारा एक वेग होता है उसे बोलते हैं कोणीय वेग, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, जब कोई यानी आर्मेचर बार बार अपनी स्थिति में घूमता है, बार बार घूमेगा, इसके घूमने का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। पहले ऐसा है बच्चों, रुको भाई, ये इतना चिकना है कि इसको छोड़ देने पर दिक्कत हो जाती है, इसको छोड़ेंगे नहीं। पहले ऐसा है, फिर कुछ ऐसा घूमेगा, फिर कुछ ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा, फिर अपने मूल स्थिति पर आकर 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। देखो ना भाई साहब, यहाँ पे मैं एक कलर लगा देता हूँ, ये कलर पहले फिर से अपनी स्थिति पे आएगा। देखो जरा, ये घूमा, ये 90 डिग्री हो गया है ना, ये 90 हो गया बच्चों, फिर से 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर अपने मूल स्थिति पे आया तो 360 डिग्री। मतलब ये कोण घूमता जाता है, घूमता जाता है। तो कहीं ना कहीं जब कोई अपनी एक निश्चित स्थिति पर ही बार बार वो घूम रहा है तो उसमें कोणीय वेग कितना होगा, तो कितना कोण विस्थापन हो रहा है समय के साथ, उसे बोलते हैं कोणीय वेग। समझ रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि माना मैं मान के चलता हूं कि टी समय में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है। मैं यहां पर आपको थोड़ा विधिवत लिख कर दिखाता हूं, थोड़ा सा। माना स्मॉल टी समय में जो आपका कुंडली है, यदि नोट्स बनाना है तो बना लेना ना, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो के तुरंत बाद आप इसको लिख सकते हैं। माना टी समय में कुंडली में है ना, कुंडली थीटा कोण घूम जाती है, थीटा कोण घूम जाती है बच्चों, घूम जाती है। तो आप लोग बताओ, तो कोणीय वेग आप लोग बताओ कितना हो जाएगा। कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा से, जो कि कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यहां से मैं यदि आपसे कह दूं ओमेगा बराबर, यदि थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कहोगे टी का इधर मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा टी हो जाता है बच्चों, ठीक है, ओमेगा टी। ये मेरा थीटा का मान निकल गया। थीटा कितना भी डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये उस पर डिपेंड है। क्योंकि भाई साहब ये घूमेगा, बार बार घुमाएंगे, पूरा 360 डिग्री घूमता है आर्मेचर। चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य जो आर्मेचर है पूरा 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मैंने कहा कि जैसे ये चुंबक है, इसके ध्रुव खंड है, और यहां पर मैंने एक कुंडली किसी बाह्य माध्यम से घुमाया है, तो कुंडली घूम रहा है बच्चों, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी तो कितना चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि टी समय में, यानी टी समय पश्चात कुंडली के संपूर्ण फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण फेरे से यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, संपूर्ण फेरे यानी n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इकाई भाग में कितना है टोटल मल्टीप्लाई कर दो। इकाई में यदि मैं कहूं तो एन बी हो गया, एन ए बी हो गया, और यदि थीटा कोण के साथ वो घूम रहा है तो फिर ये कोण थीटा लगा देते हैं। यदि हम थीटा का मान रख दें तो एन ए बी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये फार्मूला मैंने पहले भी बता चुका है। अब आप फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े हैं,
हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो बिल्कुल बना सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? कहता है जो भी विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती है। यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड कर रहा है। ये माइनस किस बात का प्रतीक है? जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उत्पन्न होती है, वो उसी का विरोध करती है। ये चीज पहले भी बताया गया है कि भाई लेंज ने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करे। सिंपल है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करे। चलो, ये स्केच हमारा खराब है बच्चों, तो आगे चलते हैं। माइनस रख दो, d/dt रख दो, बस फाई का मान रख दो। फाई का मान कितना है? NAB cos थीटा या NAB cos ओमेगा t। ये लो बच्चों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये माइनस है तो माइनस रहने दो, जो भी कांस्टेंट है NAB उसे बाहर रहने दो, d/dt और cos ओमेगा t। माइनस है तो माइनस, NAB तो AB। कास का जो अवकलन होता है साइन होता है, तो साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चों टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन यहां पर ओमेगा जो कांस्टेंट है तो ओमेगा माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा। कारण हमें बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। कास का जो अवकलन होता है माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, उसे बाहर लाया जाता है। ज्यादा यहां पर आप डीप में मत जाओ, यदि मैथ पढ़े हो तो आपको पता ही होगा, या 11वीं क्लास की फिजिक्स अच्छे से पढ़े हो तो भी पता होगा कि ये ओमेगा क्यों बाहर आ रहा है। आंशिक अवकलन कर रहे हैं बच्चों, आंशिक अवकलन d/dt, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो cos ओमेगा टी का sin ओमेगा टी। सिंपल है। और भाई साहब cos का माइनस होता तो माइनस लगा दिया, एक माइनस पहले से है और कांस्टेंट ओमेगा है, तो इसका फिर से जब ओमेगा टी का अवकलन होता तो टी का एक हो जाता और ओमेगा सामने आ जाता। बस सिंपल। यानी जो भी कांस्टेंट है कुल मिलाकर समझो cos ओमेगा टी का sin ओमेगा टी माइनस में, और जो कांस्टेंट इसके अंदर आएगा उसे उस सामने ले आओ। तब हमारा जो ई का मान बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। सिंपल है। इसको हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर हमने बच्चों NAV ओमेगा को हमने E0 माना है, और जो E0 है ये अधिकतम मान है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। समझ रहे हैं? शिखर मान जिसे बोलते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो? ठीक है, ऐसे कैसे निकाल कर बताऊंगा। E0 का है ना, E का E0 शिखर मान या अधिकतम मान है, अधिकतम मान या शिखर मान है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो हमारा विद्युत वाहक बल आएगा वो कोण परिधि यहां पर मान रखेंगे तो इसका मान हमें फिक्स रहेगा, पता रहेगा। वो कैसे सर? बिल्कुल चिंता ना करो, अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मेट ऐसा मिल चुका है, अब थोड़ा सा समझना। ये मेरा विद्युत वाहक बल का फार्मूला निकल कर आ गया। इससे मैं एक फार्मूला और निकाल देता हूं बच्चों, ओम के नियम से। देखो ओम के नियम से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? I बराबर V बटा R, तो V नहीं यहाँ पर E हो जाएगा। और E का मान कितना है? E0 साइन ओमेगा टी बटा बच्चों कितना हो जाएगा? R। और यहाँ पर I बराबर E बटा R बराबर कितना हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, बस सिंपल, ये एक ही ओमेगा टी है, मतलब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आ गया। अभी आपको थोड़ा सा लगता होगा क्या चीज है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये प्रेरित धारा का फार्मूला निकल कर आ गया, जो कि प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में हर जगह बच्चों ये काम 50 बार आप देखेंगे, 50 बार कुल मिलाकर अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी।
अब इसमें एक संशय ये है आप लोगों को कि सर इसकी जो वैल्यू है वो E0 ही क्यों मानी आपने, इसकी जो वैल्यू है E0 ही क्यों मानी आपने, इसका कारण बताओ सर, अन्यथा हम विरोध करेंगे। तो बच्चे विरोध करने वाले तैयार हो जाएं उसका सॉल्यूशन पाने के लिए, समझ रहे हैं। चलो हमारे पास बच्चों E बराबर कितना है, NAV ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कहा गया कि जो NAB है ये अधिकतम मान है, क्या है, अधिकतम मान, यही चीज तो हमने माना है, अधिकतम मान है। चलो प्रूव करके दिखाओ सर, हमें ऐसे नहीं पता, हम नहीं मान सकते। रुको जरा बच्चों, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो कि मान लीजिए ये ध्रुव खंड है, इसके बीच हमारे पास एक कुंडली है जो बिल्कुल 0 डिग्री पर रखी है, 0 डिग्री पर रखी है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मजा तभी आता है जब बेहतरीन लोग समझते हैं, और समझ में भैया तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। मैं कहता हूं बच्चों जो थीटा है वो ओमेगा टी के बराबर है, सही है। थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, फिर 90 डिग्री रखते हैं, फिर 270 डिग्री 180 डिग्री रख देते हैं, है ना, फिर 270 डिग्री रखते हैं, फिर 360 डिग्री रखते हैं। देखते हैं क्या होता है, रखते हैं। चलो जब हम थीटा बराबर कितना रखते हैं, 0 डिग्री, तो E बराबर NAV ओमेगा साइन 0, और साइन 0 का मान 0, कुल मिलाकर 0, यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल यहां पे E का मान निकल कर आया वो 0 आ गया, 0 रखने पर 0 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके बाद थीटा बराबर आप रखो 90 डिग्री। अब कैसे 90 डिग्री हो गया सर, हमको तो समझ में नहीं आया। अभी ऐसा रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं, कैसे सर, यहां से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो 0 डिग्री है, समांतर है एक दूसरे के। अब ये क्या हो जाए, थोड़ा सा इसके लंबत हो जाए, 90 डिग्री हो जाए कुछ इस प्रकार से, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कुछ इस प्रकार से। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों तो कितना निकल कर आएगा, NAB ओमेगा साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा NAB ओमेगा। देखो जरा ये अधिकतम दिख रहा है ना, यही है अधिकतम वैल्यू, क्या है अधिकतम वैल्यू, इसी के लिए हम इसको E0 मान लेते हैं। अब कहोगे सर आगे भी तो अधिकतम हो सकता है, अरे नहीं होगा बच्चों, यहां पर हम आपको बता देते हैं, थीटा बराबर 180 निकालो, तो यहां पर कितना आया, 1 आया है ना, तो साइन 90 के मान में E का मान आ रहा था E0 बराबर कितना आ रहा था, E0 के बराबर देख लो। फिर पहले बच्चों रखो E बराबर कितना हो जाएगा, NAB ओमेगा साइन 180, साइन 180 का मान माइनस होता है, तो माइनस NAB ओमेगा, यानी माइनस E0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर साइन 180 का मान कितना होगा भाई साहब, साइन 180 साइन 0 का मान 0, हो गड़बड़ कर दिया, साइन इसका मान 0 डिग्री, तो भाई गड़बड़ हो गया यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया सर, गलत क्यों पढ़ा रहे हो, रुको जरा, मैं कह रहा हूँ भाई E बराबर NAB ओमेगा साइन 180, और साइन 180 का मान 0, तो 0, कुल मिलाकर कुछ नहीं 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन सर हम 270 की बात करें तो कितना होगा, थीटा बराबर 270 रख दें तब कितना होगा, तो ये हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा, NAV ओमेगा साइन 270 डिग्री, इसका मान -1, तो माइनस NAV ओमेगा, हमने इसको E0 माना है तो माइनस E0, तो ये माइनस E0 आया। अब देखो फिर अगले में 0 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में देखो कौन अधिकतम वैल्यू है, यही ना है कि माइनस वाला अधिकतम होगा, तो ये अधिकतम है, इसलिए तो बच्चों इसको हम अधिकतम मानकर चलते हैं, इसलिए इसको हम अधिकतम मानकर चलते हैं। तो ये इसका कारण भी था बताने का। अब आप कहोगे सर इसका आप बताओ कि प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से चलती है, तो बोला ये गया कि देखो जरा मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोण है, कोण यहाँ पे 0 डिग्री है मान लीजिए, फिर ये हमारा π/2 है ना, फिर हमारा पाई है बच्चों, फिर हमारा कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, है ना, फिर हमारा हो जाएगा 2π हो जाएगा, इस प्रकार से आगे भी आता जाएगा। तो हमने ये देखा कि ऊपर अधिकतम मान लीजिए E0 है ना,
और नीचे जो मान है -E0। तो हमने देखा कि जब 0 डिग्री रखा तो 0 ही वैल्यू प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे हमने 90 रखा तो इसके बराबर आया, सही है। फिर पाई पे रखा तो फिर 0 आ गया, फिर जैसे हमने 270 रखा तो इसके बराबर आया। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन रही है, इस प्रकार से। फिर 360 रखा तो फिर 0 आ गया, कुछ इस प्रकार से। इसलिए तो कहते हैं कुछ इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी प्लस माइनस होने का यही कारण है। यानी एक निश्चित रूप से आवर्ती रूप से बढ़ता नहीं है, बदलता रहता। परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर रूप से आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का ये समीकरण निकल कर आ गया, I बराबर I0 sin ω t। ये चीज मैंने निकाल कर आपको प्रूव कर दिया बच्चों। और समय लगता है यार किसी चीज को समझाने के लिए। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो कोण है बच्चों, ये कैसे आपने फाइंड किया। तो हमने कहा कि किसी भी कुंडली को बाह्य माध्यम से घुमाते हैं तब उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और कुंडली का डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया। कहाँ गया कुंडली यार भाई, कुंडली भी घूम गई, कोई बात नहीं। कुंडली क्या है, घूमता रहता है। और फिर बच्चों वो कभी 0 डिग्री से 180 बना लेगा, 90 बनाएगा, 270 बनाएगा, फिर से 360 डिग्री पर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुंडली मिल चुका है। कुछ इस प्रकार से कुंडली पहले 0 डिग्री है बच्चों, और दक्षिणावर्त में घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आते आते ये 90 डिग्री बनाएगा। फिर ये घूम करके बच्चों कितना हो जाएगा, फिर ये घूम करके 180 बन जाएगा। फिर ये घूमेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 270 होगा, और फिर अपने मूल स्थिति पर आएगा तो फिर ये 360 डिग्री हो जाएगा। एक बार में घूमेगा 360 डिग्री घूम जाता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। ऐसा घूमेगा, ये हमारा आर्मेचर है, ऐसा इसको हम घुमाते जाएंगे और ये 360 डिग्री घूमेगा। इस प्रकार से आपने देख भी लिया प्रूफ के साथ कि किस प्रकार से धारा का मान निकल कर आता है, विद्युत वाहक बल का मान निकल कर आता है। और बच्चों इसमें जो धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप कर सकते हैं। ओके, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।